हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम पिछली बातों को ही आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अंग्रेजी अनिवार्य का मॉडल पेपर जो राजस्थान सरकार ने अपनी साइट पर डाला हुआ है। और पिछले वीडियो में हमने इसी पेपर के ऊपर चर्चा की थी। आज मैं लेकर आया हूँ इसका दूसरा भाग। तो आज हम आगे वाले जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था अंग्रेजी अनिवार्य का और जो इस वर्ष आने वाला है उनमें क्या अंतर रहेगा। हमको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझनी है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आप पूरी तरह समझ जाएं कि लास्ट ईयर वाले पेपर में और इसमें क्या अंतर है और पैटर्न को आप समझ जाएं। वेटेज और मार्क्स किस तरह दिए गए हैं वो भी आप समझ लें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस वर्ष जो अंग्रेजी का कक्षा 12 का अंग्रेजी अनिवार्य का जो पेपर आने वाला है उसके अंदर 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के आने वाले हैं। और अब तक हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक पैसेज क्वेश्चन नंबर एक पैसेज के रूप में था और उस पैसेज में 10 क्वेश्चन दिए गए थे और वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप थे और सब एक एक नंबर के थे। आइए अब हम पेपर को आगे देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल स्टडी करेंगे, उनके आंसर भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। तो लेट्स बिगिन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड साहिब्स फैमिली सेटल। अब ये जो क्वेश्चन है वो लॉस्ट स्प्रिंग में से आया है और ये 1 मार्क का है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है। और जैसा कि निर्देश में ये ऊपर लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। नोट कर लें इस बात को कि ये जो क्वेश्चन है कि 2 से लेकर के और 11 तक, तो आप इस बात को समझ लें कि ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 11 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब 1 लाइनर क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, ओनली 1 मार्क। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, वेयर डिड साहिब्स फैमिली सेटल, यानी साहिब की जो फैमिली थी वो कहाँ जा कर के बसी या कहाँ रहती थी, तो हम इसका आंसर देखेंगे और इस तरह आपको इसका आंसर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2, साहिब्स फैमिली सेटल्ड एट सीमापुरी। यानी ये जो साहिब की फैमिली थी ये सीमापुरी में सेटल हुई थी, यानी सीमापुरी में रहती थी। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन है, विच डिजीजेज आर काज्ड बाई स्ट्रेस। यानी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के कारण होती है। ये जो क्वेश्चन है आपका हाउ योगा हील्स नाम के लेसन में से आया है और इसका भी हम आंसर देखते हैं, 3rd वाला। तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3rd। तो कौन कौन सी बीमारियां होती है स्ट्रेस के कारण, तो वो बीमारियों के नाम आपको लिखने हैं, ये एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। और ये बीमारियां हैं आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज़ एंड मेलिटस। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो स्ट्रेस के कारण होती है, काज्ड बाई स्ट्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी ऑथर के अनुसार, यानी लेखक के अनुसार शुद्ध कौन है, प्योर कौन है। और ये जो क्वेश्चन आया है आपका प्योरिटी इज़ पावर नाम के चैप्टर में से आया है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर देखिए आप, ये रहा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है,
और ये इसका आंसर रहा, द पर्सन्स हुज माइंड इज़ प्योर, यानी ऐसे लोग जिनका माइंड प्योर होता है, ऐसे ही लोग प्योर होते हैं। तो ये भी एक ही लाइन का आपका आंसर है। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर, वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर इंडिगो। अब ये जो आपका क्वेश्चन आया, ये इंडिगो नाम के पार्ट में से आया है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर, यानी गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का प्लान क्यों किया था, यानी योजना क्यों बनाई थी, यानी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे गांधी जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर रहा इसका। तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, यानी मुजफ्फरपुर जाने का प्लान गांधी जी ने इसलिए बनाया क्योंकि जितनी सूचनाएं शुक्ला ने गांधी जी को प्रदान की थी वो अपूर्ण थी, और गांधी जी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, तो वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने की उन्होंने योजना बनाई। तो अब लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझेंगे, हल करेंगे। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला। नेम 3 इम्पॉर्टेंट फीट्स परफॉर्म्ड इन द शो, यानी शो के अंदर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फीट्स थे। तो आपको ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट फीट्स के बारे में बताना है, यानी 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में बताना है जो उस शो के दौरान परफॉर्म किए गए थे। और ये क्वेश्चन आपका ए वॉक थ्रू द फायर नाम के चैप्टर में से आया है। तो इसका आंसर देखिए आप, कौन कौन से ऐसे 3 फीट्स हैं जो उस शो के अंदर परफॉर्म किए गए थे। तो ये रहा आपका आंसर 6। तो ये वो 3 फीट्स हैं जो उस शो के दौरान परफॉर्म किए गए थे। पहला, द फर्स्ट फीट वाज द बेंडिंग ऑफ एन आयरन बार इन यू शेप। पहला जो फीट था, यानी पहला जो करतब दिखाया गया वो ये था कि एक आयरन बार को, यानी एक लोहे की छड़ को, यानी एक लोहे की छड़ को यू शेप के अंदर मोड़ना था, प्रेस्ड अगेंस्ट द नेक ऑफ द ट्रूप लीडर, यानी ट्रूप लीडर एक लोहे की छड़ को अपनी गर्दन पे रख करके उसको यू आकार में मोड़ेगा। तो ये पहला फीट था जो दिखाया गया। इसके अलावा नेक्स्ट, ए 5 टन ट्रक वाज ड्रिवन अक्रॉस हिज चेस्ट। अगला जो फीट था वो ये था कि प्रोफेसर राव जो वो करतब दिखा रहा था, उसके शरीर के ऊपर होकर के 5 टन वजनी ट्रक को गुजारना था, यानी उसके ऊपर होकर के चढ़ा के ले जाना था 5 ट्रक वजन के ट्रक को। तो ये दूसरा करतब था जो दिखाया गया। इसके अलावा जो लास्ट वाला फीट था वो ये था कि द लास्ट वन वाज ए वॉक, यानी अंतिम जो फीट बताया गया, यानी अंतिम जो फीट प्रदर्शित किया गया वो था ए वॉक थ्रू द फायर, यानी आग में होकर के चलने का करतब था बाई एन एल्डरली जेंटलमैन, एक वृद्ध भद्र पुरुष के द्वारा, यानी आग में होकर के चलने का एक करतब दिखाया गया था। थर्ड वाला जो फीट था वो एक आग में होकर के गुजरने का करतब था। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग डीप वाटर। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये डीप वाटर नाम के चैप्टर से लिया गया है और ये भी एक ही नंबर का है। और इसमें आपसे पूछा गया कि वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग, यानी ऑथर ने अपने आप को कहाँ पड़े हुए पाया। तो ये देखेंगे हम इसका आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, द ऑथर फाउंड हिमसेल्फ लाइंग बिसाइड द पूल, यानी ऑथर ने अपने आप को बिसाइड द पूल, यानी उस तालाब के बगल में पड़े हुए पाया, यानी तालाब के किनारे उसने अपने आप को पड़े हुए पाया था, तरण ताल के बगल में पड़े हुए पाया।
तो ये आपका 7th वाला आंसर। और अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। Who suggested the room size 10 by 8 and to whom a room 10 by 8? तो ये जो क्वेश्चन है वो ए रूम 10 by 8 से लिया गया है, और इसमें आपसे ये पूछा गया कि हु सजेस्टेड यानी किसने सजेस्ट किया द रूम साइज 10 by 8, कमरे की साइज़ 10 by 8 के लिए, एंड टू हुम और किसको सजेस्ट किया, यानी कमरे की साइज़ 10 by 8 होनी चाहिए, ये बात किसने इस बात का सुझाव दिया और किसको दिया, ये आपका क्वेश्चन है और हम इसका आंसर देखेंगे अब। तो ये रहा आपका ये आंसर नंबर 8। द रूम साइज 10 by 8 वाज सजेस्टेड बाय मिसेज मलिक टू द आर्किटेक्ट हायर टू डिज़ाइन द हाउस, यानी 10 by 8 की साइज़ के कमरे का सुझाव श्रीमती मलिक के द्वारा दिया गया और वो आर्किटेक्ट को दिया गया था, जो उन्होंने उस मकान का नक्शा बनवाने के लिए हायर किया था। तो ये इस तरह हमने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 8 था, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ खाली स्थान भरने हैं, और ये खाली स्थान भरने के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, डगलस डिस्क्राइब टू लर्न स्विमिंग एट द पूल, यानी डगलस ने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू लर्न स्विमिंग सीखने का एट द पूल, यानी कौन से पूल पर, यानी कौन से पूल पर उसने सीखने का जो है निश्चय किया था, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। और ये रहा आपका आंसर, कौन से तरणताल पर उसने सीखने का निश्चय किया। तो ये रहा आपका 9th क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर, YMCA। तो उस तरणताल का नाम था YMCA। तो YMCA नाम के तरणताल पर उसने सीखने का निश्चय किया था। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन, यानी मुकेश नाम का जो कैरेक्टर है वो बेंगल मेकर्स की फैमिली से जो बिलोंग करता है, वो कहाँ का रहने वाला है। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन, यानी कौन सी जगह के बेंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है मुकेश। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर। तो इसका सही आंसर है फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद नाम के शहर में बेंगल मेकर्स फैमिली से ये मुकेश नाम का जो कैरेक्टर है, जो लड़का है, वो संबंधित है, यानी उस परिवार का रहने वाला है, यानी उस परिवार का सदस्य है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 ये खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक से। बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड, यानी आपको बताना है कि कौन सी किताब जो है वो कभी भी आउटडेट नहीं होती, कभी भी पुरानी नहीं होती। तो कौन सी किताबें ऐसी होती है जो आउटडेट नहीं होती कभी भी। तो ये रहा आपका आंसर, इसका आंसर नंबर 11। तो इसका आंसर है ग्रेट, यानी ग्रेट बुक्स जो होती है, यानी जो महान किताबें होती है, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती, कभी भी पुरानी नहीं होती। जब भी उनको पढ़ो वो नई दिखाई देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपका शुरू होता है सेक्शन बी। और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 12 to 14 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स। यहाँ पर आपको 30 से 40 शब्द सीमा में अपने उत्तर लिखने हैं, और ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द होप,
यानी द होप नाम की जो पोइम है इसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द होप, यानी होप नाम की जो कविता है उसकी थीम क्या है, इसको आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का सेक्शन बी में। द पोइट सेज दैट बर्ड्स ह्यूमन बींग्स, यानी कवि ये कहता है इस कविता में कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, यानी जो पक्षी हैं, इसके अलावा जो मानव हैं, एनिमल्स हैं और जो जानवर हैं, एंड इवन नेचर, और यहाँ तक कि प्रकृति भी, डिपेंड्स ऑन होप, यानी ये सब चीज़ें होप पर ही निर्भर हैं। क्यों? कि होप सस्टेन्स लाइफ, क्योंकि होप से ही जीवन मिलता है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ रियल प्लेजर, ये होप ही वास्तविक आनंद का सोर्स है, वास्तविक आनंद का स्रोत है। इसके अलावा दैट एनलाइटन्स द वे ऑफ लाइफ, और ये होप ही है जो हमारे वे ऑफ लाइफ को, यानी हमारे जीवन के जो रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने देखा कि ये थीम थी होप नाम की कविता की। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वाई इज लिली बेटर देन एन ओक? वाई इज ए लिली बेटर देन एन ओक? द नॉवल नेचर, यानी ये क्वेश्चन आपकी द नॉवल नेचर नाम की पोएम से लिया गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो लिली होती है वो ओक नाम के पेड़ से, यानी बलूत के वृक्ष से क्यों ज़्यादा अच्छी होती है, ये आपको बताना है। तो ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहा। और इसमें आपको बताना है कि भाई ओक का जो वृक्ष है वो, यानी जो बलूत का वृक्ष है वो लिली की अपेक्षा जो है अच्छा क्यों नहीं है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई लिली जो है वो ओक के वृक्ष से ज़्यादा अच्छी क्यों है। तो इसका आंसर ये रहा प्यारे बच्चों, एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स, यानी जो बलूत का जो पेड़ होता है वो 300 साल तक ज़िंदा रहता है। और इन द एंड इट फॉल्स लाइक ए लॉक ड्राई एंड लीफलेस, और अंत में ये जो पेड़ है, ये जो ओक का पेड़ है वो सूख करके पत्ती विहीन होकर के गिर पड़ता है। इसलिए लिली का जो पौधा है वो इस ओक के पेड़ से ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डज ए मैन प्ले हिज रोल इन द लास्ट एज, द 7 एजेज ऑफ मैन? ये जो क्वेश्चन है ये शेक्सपियर की जो पोएम है द 7 एजेज ऑफ मैन, यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्यक्ति अपनी अंतिम अवस्था में किस तरह का रोल प्ले करता है। और ये क्वेश्चन द 7 एजेज ऑफ मैन से लिया गया है। तो आइए देखते हैं हम इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो देखते हैं कि क्या कौन सा रोल अदा करता है आदमी अपनी अंतिम अवस्था में। तो द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इज़ सेकंड चाइल्डहुड। पहली चीज़ तो ये कि ये जो व्यक्ति की जो अंतिम अवस्था है ये ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति की जो है दूसरा बचपन होती है। और ही लूजेज हिज मेमोरी, और इस अवस्था में आदमी अपनी मेमोरी खो देता है, अपनी याददाश्त खो देता है। ही इज़ विदाउट टीथ आइज टेस्ट एंड एवरीथिंग, और आदमी इस अवस्था में, यानी अंतिम अवस्था में, उसके पास कुछ भी नहीं बचता, न उसके पास दांत बचते हैं, न उसके पास आँखें बचती है, न वो स्वाद ले सकता है, यानी वो हर चीज़ को खो देता है। ही सून लीव्स द स्टेज ऑफ वर्ल्ड फॉर एवर, और वो जल्दी ही इस स्टेज से, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देता है, विदा ले लेता है। कहने का मतलब अंतिम जो अवस्था होती है आदमी की
उस अवस्था में पहुंचने के बाद आदमी ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहता और इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 14 और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 15। और यहाँ देखिए आप, यानी क्वेश्चन नंबर 15 से 19। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स ईच। ये भी 30 से 40 शब्द सीमा में ही आपको 15 से लेकर के 19 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखने हैं। और अभी हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 12 से 14, और जैसा कि हमने 12 से 14 वाले जो क्वेश्चन देखे ये सारे के सारे हमारी पोइम्स में से आए थे। और यहाँ हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। ये 15 वाला क्वेश्चन देखिए, वाई वाज शर्लॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स एट द अर्लीस्ट। यानी शर्लॉक होम्स जो है क्यों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था किस चीज़ में, इन गेटिंग द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स, यानी पत्रों को और फोटोग्राफ्स को प्राप्त करने में, एट द अर्लीस्ट यानी जल्दी से जल्दी। यानी शर्लॉक होम्स जो है लेटर्स और फोटोग्राफ्स को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने में रुचि क्यों रखता था। और ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका ट्रैवल इन बोहेमिया। ट्रैवल इन बोहेमिया नाम के चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन, पेनोरमा से। और ये 2 मार्क्स का है और हम इसका आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये रहा इसका आंसर, आंसर नंबर 15। Holmes had found out the place where the letters and photographs had been hidden। यानी होम्स को पता चल गया था उस स्थान का जहाँ फोटोग्राफ्स और लेटर्स छिपा करके रखे गए थे। एंड ही वाज अफ्रेड, और उसको इस बात का भय था कि दे माइट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर, कि उन फोटोग्राफ्स और लेटर्स को वहाँ से हटाया जा सकता है, इसलिए वो उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता था। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु किल्ड महेश एंड भाई डॉट। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी पेनोरमा से लिया गया है और चैप्टर का नाम है डॉट। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु किल्ड महेश एंड भाई, यानी महेश को किसने मारा और क्यों मारा। तो देखते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। गफूर किल्ड महेश, यानी महेश को किसने मारा, तो गफूर ने महेश को मारा था। महेश कौन, महेश एक बैल का नाम है जो गफूर का बैल था और उसका नाम महेश था। तो गफूर ने ही अपने बैल महेश को मारा था। क्यों मारा था, व्हेन ही सा महेश नॉकिंग डाउन अमीना ऑन द ग्राउंड, यानी जब महेश ने अमीना को बैल के द्वारा धक्का दे करके ज़मीन पर गिराते हुए देखा, तो द पिचर टम्बल्ड ओवर, तो उसने ये देखा कि अमीना जो पानी का पिचर यानी घड़ा लेकर के आई थी वो उल्टा होकर के गिर गया था और उसमें से पानी नीचे फैल गया था। एंड महेश बिगेन सकिंग अप द वाटर, और महेश जो बैल था जो प्यासा मर रहा था उसने उस फैले हुए पानी को चूसना शुरू कर दिया था, चाटना शुरू कर दिया था। और जबकि गफूर जो भी प्यासा बैठा हुआ था और पानी की इंतज़ार में था कि कब पानी आएगा, कब वो पानी पिएगा, और पानी गिर गया, नीचे फैल गया और उसको भी महेश पी गया। तो गुस्से के कारण उसने अपने बैल महेश को मार डाला था। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट वाज द किंग्स ऑफर टू द मैन, यानी राजा का उस व्यक्ति के लिए क्या ऑफ़र था, क्या प्रस्ताव था। हु कुड बीट हिज डॉटर, जो उसकी पुत्री को हरा देगा इन विस्लिंग, सीटी बजाने में। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी स्वयंवर नाम के चैप्टर में से आया है, पेनोरमा नाम की बुक में से, और ये भी 2 मार्क्स का है। हम इसका आंसर देखते हैं 17। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 17।
ये आपका आंसर नंबर 17। ही वुड गिव हाफ ऑफ हिज किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज, यानी जो प्रस्ताव जो दिया था राजा ने वो ये था कि वो अपनी राजधानी का आधा हिस्सा दे देगा और प्रिंसेस से यानी राजकुमारी से शादी भी कर देगा, टू एनी मैन, उस व्यक्ति के साथ, हु कुड डिफीट हर इन ए कंटेस्ट ऑफ विस्लिंग, जो उसकी पुत्री को विस्लिंग के कंटेस्ट में हरा देगा, यानी सीटी बजाने के मुकाबले में हरा देगा। तो ये राजा का प्रस्ताव था उस व्यक्ति के लिए जो उसकी पुत्री को विस्लिंग के कंटेस्ट में हराएगा। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स फॉर रिंग्स। और ये जो क्वेश्चन है ये द टाइगर किंग नाम के चैप्टर में से लिया गया है और ये क्वेश्चन भी आपकी बुक पैनोरमा में से आया है। और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हाउ मच मनी, कितना धन, डिड द टाइगर किंग पे, टाइगर किंग ने चुकाया, टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स, अंग्रेज ज्वेलर्स को, फॉर रिंग्स, अंगूठियों के बदले, यानी अंगूठियां खरीदने के बदले में टाइगर किंग ने कितना पैसा, कितना धन जो है ब्रिटिश ज्वेलर्स को दिया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और हम इसका भी आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 18। और ये रहा आपका आंसर नंबर 18। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर नंबर 18। द टाइगर किंग पेड ए बिल फॉर 3 लाख रुपीज़ टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स, यानी टाइगर किंग ने उन ब्रिटिश ज्वेलर्स को अंगूठियों के बदले 3 लाख रुपए का बिल चुकाया था, यानी 3 लाख रुपए अदा किए थे। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, यानी लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट नाम का जो पार्ट है, इसके टाइटल की एप्टनेस के ऊपर डिस्कस करिए। तो हम इसके आंसर को देखेंगे। आंसर नंबर 19, ये रहा आपका आंसर नंबर 19। नजब हु लव्ड फातिमा, ए पाकिस्तानी गर्ल, यानी नजब जो कि एक पाकिस्तानी गर्ल फातिमा से लव करता था, डेस्पाइट ऑफ ऑल द ट्रबल्स, बावजूद सारी परेशानियों के, डिसाइडेड टू क्रॉस द डेजर्ट, उस नजब ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए रण को पार किया था, यानी रण को पार करने का निश्चय किया था। एंड फाइनली, और अंततः, ही सक्सीडेड इन एलोपिंग विद हर, और अंततः वह उस फातिमा के साथ भागकर आने में सफल हो गया, टू हिज ब्लेज इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर अपने गांव में, यानी अब वो उस लड़की जो उसकी प्रेमिका थी फातिमा, उसको लेकर के वो अपने गांव वापस आया और उसको फातिमा को लेकर के आने में वो सफल रहा। इसलिए इस पाठ का नाम लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट रखा गया है, जो बिल्कुल उपयुक्त है, सार्थक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और इस पेपर का बचा हुआ हिस्सा लेकर के हम दोबारा अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा, धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. See you again in next video. Till then, keep watching my videos. Thank you very much.